नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग हमेशा आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ को लेके आते हैं, मार्केट के बारे में उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं। इसी कड़ी के अंदर आज हमारे बीच में बहुत ही सुलझे हुए युवा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ में बाहिती जी पूना से आए हैं और ये स्पेशली आज पूना से जयपुर हमारे स्टूडियो में आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं। आपको ध्यान है, आज की तारीख में आप लोग एल्गोरिदम की खूब बातें करते हैं। 2 3 4 साल से कई नए लोगों ने एल्गोरिदम का नाम सुना है। एल्गोरिदम, फास्ट मूवमेंट, कैसे काम होता है, 14 साल पहले बाहिती जी उस काम को लेके आए थे। आप सोचिए कि कितने अच्छे तरीके से आप कितने अनुभवी व्यक्ति से आज मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की तारीख में बिल्कुल एक आज की तारीख की नई सेलिब्रिटी बाहिती जी के साथ आपको हम रूबरू करवाते हैं। बाहिती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर आप पधारे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे इन्वेस्टर्स को, दोस्तों को पहले आप अपने बारे में संक्षेप में बताकर फिर मार्केट के व्यू के बारे में बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। गुड इवनिंग राजेश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। राजेश जी, जर्नी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि सीए कर रहा था। सीए करते करते रियलाइज़ हो गया कि जो सीए के कन्वेंशनल प्रैक्टिस होती है वो नहीं करना था, और ये समझ में आ गया था कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट है। मारवाड़ी हूँ तो तीसरा जनरेशन, कैलकाटा से थर्ड जनरेशन हूँ स्टॉक मार्केट में। तो सीए के साथ साथ हमने इमीडिएटली और 3 4 कोर्सेज कर लिए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब सीए करते करते सीएस, लॉ और एफआरएम जो यूएस का कोर्स होता है। लॉ भी करा हुआ है, क्या बात है, वकील साहब भी है सब। ओके, ग्रेट। मर्जर एंड एक्विजिशन में जाने की इच्छा थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो उसके कारण क्या हुआ कि जेपी मॉर्गन जो बैंक है उसमें जॉब मिल गई, लेकिन जिस ईयर में पास आउट हुआ था वो बहुत ख़राब ईयर था, 2008। अच्छा। सारी कंपनियां बंद हो रही थी, जॉब्स, लोग फायर हो रहे थे, और लकीली थोड़ी सी प्लानिंग अच्छी रही, थोड़े से डिग्रीज अच्छे ले लिए थे, तो इसलिए अच्छा जॉब मिल गया था एज ए एनालिस्ट। तो वो रोल और वो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने मिला, और उसके बाद 1 1.5 साल में मुझे फ्रंट एंड ट्रेडिंग डेस्क का एक अपॉर्चुनिटी मिली। ट्रेडिंग डेस्क, फ्रंट डेस्क तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जी, प्रॉप डेस्क की। तो मैं उसमें यूएस मार्केट्स में और ट्रेड करता था। अच्छा, मतलब इंडियन मार्केट के साथ साथ आपको यूएस मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस है? जी, बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैंने मेरा करियर यूएस मार्केट से चालू किया। बहुत अच्छा। कि वहाँ पे हम मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड करते थे। ग्रेट। यूएस, सिंगापुर में आर्बिट्राज, लंदन मेटल एक्सचेंज और सिंगापुर में आर्बिट्राज, एलएमई सब्जेक्ट। ओके। तो वैसे स्प्रेड्स ट्रेड करने से करियर स्टार्ट किया, और अराउंड 2011 में फिर हमने हमारा खुद का सेटअप चालू कर दिया था, जिसमें हमने 2011 में एक कंपनी बनाई जहां हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, एचएफटी के। और वो अभी भी काफ़ी, मतलब एचएफटी में मुश्किल से मेरे ख्याल से 6 7 जन ही है, उनमें से एक हम लोग है जिसमें हम लोग एचएफटी जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स होते हैं, तो उसको 14 साल पहले काम करने वाले बाहिती जी आज आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। तो ये पूरा जो काफ़ी कुछ जॉब में ऑन द जॉब सीखा था, और फिर काफ़ी क्यूरियोसिटी थी, तो जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होते रहे हम भी उसके साथ इवॉल्व होते रहे। तो ये आपने अपनी बहुत अच्छी जर्नी के बारे में बताया। अब आप हमारे दोस्तों को, निवेशकों को, मार्केट आपको क्या लगता है आज की तारीख में? हम 24,400, 24,500 पे खड़े हैं डेली बेसिस पे। आज हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव शो, डेली बेसिस पे निफ्टी रोज 50-100 पॉइंट की इंक्रीमेंट तेजी देती जा रही है पिछले 10-15 दिन से। जून के महीने में हमने 4 जून को इतनी बड़ी पैनिक देखी, 21,500 के नीचे आ गए और अब 24,500। तो आपको क्या लगता है आगे फ्यूचर मार्केट, क्या लगता है इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? जी राजेश जी, एक थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, ये मार्केट जो है अब ट्रेडर्स का मार्केट नहीं रहा है। यहाँ पे ट्रेडिंग करके पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना काफ़ी ईजी है, क्योंकि इतने सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स आ गए, इतना वोलेटिलिटी इंट्राडे में देखने मिल जाता है, हर दिन ऑलमोस्ट एक इंडेक्स की एक्सपायरी है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंडिया की बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे पैसा बहुत इजी बनेगा इन्वेस्टमेंट करके, बट ट्रेडिंग करके लोग मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे ट्रेडिंग के चक्कर में। छोटा पैसा कमाने के चक्कर में
एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर मतलब देंगे। ट्रेडिंग करके छोटा छोटा पैसा कमा रहे हैं लेकिन बड़ा पैसा मिस हो जाता है। जैसे मेरा ये मानना भारती जी कि ट्रेडिंग करके पहले पैसा कमाओ और फिर वहां से निकल के पोर्टफोलियो बनाओ। जी। तो इंडिया में जितने भी हम बड़े इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो वो पहले एक लेवल पे खाली ट्रेडर्स हुआ करते थे। तो ये चीज़, ये टेंडेंसी, ये ठीक है, प्रक्रिया नहीं है आपके राय में? जी, अगर राजेश जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे जन ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं और उसके चक्कर में वो वहाँ पे पैसा लॉस कर रहे हैं। जैसे सेबी ने भी सर्कुलर जारी किया है, तो रिटेलर्स को ये थोड़ा सा F&O का जो क्रेज़ लगा हुआ है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में यहाँ से बहुत बड़ी स्टोरी और अनफोल्ड होगी। अभी तक तो हमने बुल मार्केट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। मतलब अपने को ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर्स के अंदर जब तक आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट राय नहीं है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। और अपने को पोर्टफोलियो के अंदर, जैसे कहना है भारती जी का कि अभी तो ये बुल रन की जर्नी स्टार्ट हुई है, हुई भी नहीं है। हुई भी नहीं है। तो अब 2035 में निफ्टी को आप क्या देखते हैं? जैसे मैं लॉन्ग टर्म बात करता हूँ आज से 11 साल के बाद, तो जैसे मेरा पर्सनली मानना यह है कि 2035 के आसपास निफ्टी 6 डिजिट में 1 लाख के आसपास आ जाएगी। तो आप क्या देखते हैं, मतलब आपका प्रोजेक्शंस क्या है निफ्टी अगले 10-11 साल में कहाँ तक आ जानी चाहिए? जी राजेश जी, हर 5 साल में निफ्टी तो यहाँ से डबल होनी है। जो 16-17% का कैगर रिटर्न मिल रहा है हमें, उसके हिसाब से मोर और लेस, और जिस हिसाब से स्टेबल गवर्नमेंट है, जिस हिसाब से हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, हम कंजम्पशन इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे टैक्स रिजीम में भी अब सब नए रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं। पहले एक टाइम था जहाँ पे 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी, आज गवर्नमेंट भी कंजम्पशन को प्रमोट कर रही है। बहुत सही। और जो नया जनरेशन आ रहा है इंस्टाग्राम के कारण या किसी भी रीज़न से, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। वो आपके और मेरे जैसे नहीं है, उनको आज ही खर्चा करना है। तो बहुत बड़ी कंजम्पशन स्टोरी बन रही है इंडिया। और जो शायद आप आज से 25-30 साल पहले चाइना थी या एक 40 साल पहले जापान थी, हम उस इन्फ्लेक्स पॉइंट पे खड़े हैं। तो यहाँ से हर 5 साल में निफ्टी डबल होता हुआ देखने मिलेगा। तो आज जो 25,000 का निफ्टी है, करीब 24,000 का, आप समझ लीजिए 5 साल बाद 2024 में हम बैठे हैं, 2029 तक ये डबल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 10-11 साल में वो 1 लाख का निफ्टी इजीली। और वही 2035 या 34 जो आप बोल रहे हो, वहां से वापस 5 साल में 50 का निफ्टी डबल होता हुआ देखने मिलेगा। आपने अभी 3 चीज बेसिकली समझी भारती जी की। एक जो अब बात हम बार बार कहते हैं, आज की तारीख में इंडिया वहां पर खड़ा है जहां पर चाइना 95 से 2000 के बीच में था, 1995 से 2000 के बीच में। तो अगले 10 साल उतनी बड़ी ग्रोथ आएगी जैसे चाइना में 1995 से 2010-11 तक आई थी। सेकंड थिंग्स, हम लोग खुद कंजप्शन थ्योरी को लगातार कह रहे हैं बहुत अच्छी है। हम लोगों ने आपके साथ में स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट प्रवीण यादव के साथ भी यहीं पर शो किया था। तो भारती जी ने कहा कि कंजप्शन थीम बहुत ज़्यादा चलने वाली है, लॉन्ग टर्म चलेगी। तो आप कंजप्शन थीम में क्या मानते हैं कि अपने को और कौन सा अच्छा सेक्टर है जहाँ पे निवेशकों को अपना लॉन्ग टर्म पैसा लगाना चाहिए? जी, कंजप्शन थीम तो पूरी है ही। इसमें जैसे बहुत सारे नए सेक्टर्स भी आ रहे हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस से लेकर आपके होम डेकोर थीम्स। ये एक कंजम्पशन में भी अब सब थीम्स बन रही हैं। वो था जैसे हम हमेशा FMCG बात करते थे, अब आप अल्कोहलिक बेवरेजेस की भी एक पूरी थीम आपको मिलती है। अल्कोहलिक बेवरेज, याद करें पिकारिड एग्रो, हम लोगों ने 45-50 में कैसे आइडेंटिफाई किया था, कैसे 800 रुपए का भाव है। यस भाई, करीब करीब 8-10 अच्छी बड़ी कंपनियां हैं आपके पास अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसी कंपनियों में। उसके बाद आपके छोटे कंपनियों में ऑब्वियसली जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है और क्विक QSR है, उसमें आपके पास करीब करीब 6 से 7 अच्छी बड़ी कंपनियां हैं। सफायर फूड्स, मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं हम लोग चूंकि सेबी के कुछ हमारे गाइडेंस है, पाबंदियां, तो हम स्टॉक से अगर कोई नाम भी ले रहे हैं तो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। और डिस्क्लेमर आप ये मान के चले कि मेरा या भारती जी का उन स्टॉक्स में हमारी फैमिली का निवेश हो सकता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे जरूर राय लें। आप देखिए VBL जो जैसी कंपनियां, वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनियां कितने अच्छे कंटिन्यूसली कैगर ग्रोथ दे रही है या मल्टी बैगर ग्रोथ दे रही है। उसके साथ साथ होम डेकोर जैसे वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनियां हो गई या पाइप्स वाली कंपनियां हो गई, ये मल्टी बैगर बन चुकी हैं और ये कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेंगी यहाँ से भी। तो इन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक बहुत बड़ा सेक्टर रहेगा और स्पेसिफिकली इस बजट के लिए
यहाँ से 2 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी थीम रहेगी। क्योंकि इंफ्रा तो परमानेंट ग्रीन थीम रहेगी, तो इस बजट के बाद भी गवर्नमेंट का इंफ्रा पे बहुत फोकस रहेगा, ऐसा भाईती जी का कहना है। भाईती जी, जैसा भी आपने कहा कि नई जनरेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग की तरफ जा रही है, उधर आपने ये कहा कि इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई होती है, तो आप कॉमन जो नए लोग आ रहे हैं, न्यू मार्केट के न्यू बेबीज हैं, उनको आप ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क बताना चाहेंगे और क्या अपनी राय देना चाहेंगे? राजेश जी, बहुत सिंपल एग्जांपल से देना बताऊंगा कि अगर कि जो इन ट्रेडिंग है वो एग्जैक्टली क्या होता है कि आप आज शाम को या 15 अगस्त को कितनी बारिश होगी ये प्रिडिक्ट करने जैसा हो गया। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो ये प्रिडिक्ट करने जैसा हो गया कि भाई पूना के बाजू में डैम्स है, वो डैम्स कितने % भरेंगे पूरे बारिश के सीज़न में, जो कि बहुत ईजी है। हर साल आप रिकॉर्ड देखोगे तो 90-95% भर जाते, तो आप थोड़ा भी गेस वर्क करोगे तो आप उसके पास में रहोगे कि भाई 90-95% भर जाते हैं। लेकिन 15 अगस्त को कितनी बारिश होगी ये प्रिडिक्ट करना मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ट्रेडिंग एग्जैक्टली वही है कि आप बहुत प्रिसाइज लेवल पे आपको प्रिसिशन चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा भी ऊपर नीचे हो। सबको पता है कि इंडिया जैसे ग्रो करेगी, मारुति की गाड़ियाँ बढ़ने वाली है, आप बैंकिंग सेक्टर अच्छा ही चलने वाला है, तो ये बहुत ईजी है थीम पकड़ना। बट ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि अब आपने जो डिस्कस किया कि पहले सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स बने और ट्रेडर्स बन गए, लेकिन उस समय मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी अलग था। वो रिंग ट्रेडर्स थे मोस्टली, या वो बहुत उस समय इतना एफआईज का इंक्लूजन नहीं था, इतना डीआईज का इंक्लूजन नहीं था, और इतने एल्गोरिदम्स नहीं थे। अब आप देखिए जेन स्ट्रीट जैसे कंपनीज आ गए, या हमने अभी 18 अप्रैल को देखा है कि निफ्टी 3 सेकंड में 1% गिरा। ये चीज़ें नहीं होती थी। अब इसलिए वाइप आउट होना ज़्यादा ईजी हो गया कैपिटल ट्रेडिंग में, जो पहले इतना नहीं देखने मिलता था। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इजी रिलेटिव टू ट्रेडिंग। मतलब इन्वेस्टमेंट इजी है, इन्वेस्टमेंट में खाली आपको पेशेंस चाहिए, अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना इतना भारी काम नहीं है। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि आफ्टर आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स वी डोंट राइड ए लॉन्ग वे, हम जल्दी जल्दी उतर जाते हैं। तो आपको अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उस पर आराम से तसल्ली से बैठना है, 2-4-6 क्वार्टर्स रिजल्ट्स को देखो। और हाँ, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इजी का मतलब ऐसे नहीं, आपको उसमें भी बैलेंस शीट पढ़ना वगैरह आना चाहिए। मेरा ये मानना, स्टडी करें। ट्रेडिंग इज ए बेसिकली फुल टाइम बिजनेस। अगर आप फुल टाइम एक्टिवली 9 to 3:30 काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग में हमको स्टॉक्स की क्वालिटी नहीं देखनी, वॉल्यूम एटीपी वगैरह देख के डिसाइड करना है। तो अभी भाईती साहब की राय यह है कि मोस्टली आप लोगों को अपना कैरियर, नए लोगों को इन्वेस्टमेंट से ही शुरू करना चाहिए, जब तक कि ट्रेडिंग स्किल सीख नहीं ले। बेसिकली हम लोगों के ना रोज जल्दी पैसा कमाने की आदत है। अगर आप खुद कैलकुलेशन करेंगे तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ही वेल्थ क्रिएट होती है, उसमें ही अच्छा पैसा कमाते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में भाईती जी आपका मार्केट के बारे में क्या आउटलुक है? चूंकि ऑडियंस तो चाहती है कि मेरे को जल्दी से जल्दी आप बताएं शॉर्ट टर्म में। अभी 10-15 दिन से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मंदी आएगी, मंदी आ नहीं रही, निफ्टी रोज बढ़ती जा रही है। तो शॉर्ट टर्म अगले 10-20 दिन, महीने 2 महीने में आप मार्केट को क्या देखते हैं? जी, यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट। मंदी मेरे को तो नहीं लगती कहीं आने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से हर डिप को बाय आउट हो रही है और बहुत सारे जन अभी भी कैश लेके बैठे हैं। आप देखिए एसआईपी उसी तरीके से इंटैक्ट है, 20-20 हज़ार करोड़ की एसआईपी आ रही है। उसमें से आप तो एमएफ के काफ़ी एक्सपर्ट है, उसमें से करीब करीब 8 से 10 हज़ार करोड़ इक्विटी में एसआईपी आ रही है, जो इन्फ्लोज आ रहे हैं। तो पीएमएस का डेटा अलग है, वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। पीएमएस का है, पेंशन फंड का है, इंश्योरेंस कंपनीज का है, एआईएफ का है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स खुद आ रहे हैं। तो अगर आप उस हिसाब का इनफ्लो कंटिन्यूसली आ रहा है, तो आज ये प्रॉब्लम है इंडिया में कि स्टॉक्स नहीं है, जितना पैसा आ रहा है स्टॉक्स नहीं है। इसीलिए कुछ स्टॉक 70-80 पे के पी पे भी पीएमएस वाले बोलते हैं कि अच्छी लग रही है, जो कि 5 साल पहले जिसको 12-13 के पी 15-20 की पीसों पर कोई स्टॉक्स कभी लेने की नहीं सोचते थे। आज 30-40-50 के पी पे भी अगर ग्रोथ स्टॉक्स लगता है और हमको पैग रेशो सही लगता है तो हम ले लेते हैं जी। तो उस हिसाब से मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। आई थिंक बजट काफ़ी अच्छा रहेगा। और जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे 3 स्टेट अब नई गवर्नमेंट को मिली है, 3 स्टेट इन द सेंस आंध्रा मिल चुका है, उड़ीसा मिल चुका है और बिहार एक सपोर्टिव स्टेट मिल चुका है। तो इनका ग्रोथ, इनका काफ़ी डेवलपमेंट होना है। ये काफ़ी अंडर डेवलप्ड
अंडर डेवलप तो नहीं बोलूंगा, बट इनमें डेवलपमेंट काफ़ी होना काफी है, गुंजाइश है। तो गुंजाइश है इसमें। और स्पेसिफिकली इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ सकते हैं यहाँ पर। और पोर्ट रिलेटेड एक दो स्टेट है आंध्रा, तो यहाँ पे बहुत सारा मरीन डेवलपमेंट भी होना है। तो उस हिसाब से ये जो दो थीम जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगी इस बजट के पर्सपेक्टिव से भी। बहुत अच्छा, आप लोगों को इन्होंने बातों बातों में आगामी 2-3 सेक्टर्स भी बता दिए, मार्केट के बारे में अपना व्यू भी बता दिया, इन्वेस्टर स्टेटस का फ़र्क भी बता दिया। तो आप लोगों के साथ में हमेशा नई नई चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास बायती जी जैसे एक्सपर्ट आते रहते हैं। बायती जी की एल्गो ट्रेडिंग, इनके अनुभव का फ़ायदा उठाइए। हम नीचे बायती जी का आपको, जब इस वीडियो के नीचे हम बायती जी के सारे आपको कनेक्शंस का लिंक आपको देंगे तो आप उनका यूज उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रयास यही है कि हम लोग आपके समक्ष हमेशा उस समय जरूर आए जब आपको हमारी ज़रूरत हो। इसी क्रम में अगले 3 महीने, अगले 100 दिन के अंदर मैं इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आ रहा हूं आप लोगों से मिलने। जैसे अभी हम लोग 12 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं, उसके बाद दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गोरखपुर, सूरत, बम्बई, हैदराबाद, कोलकाता, ये हमारे डिसाइडेड, ऑलमोस्ट हमारे 8-9 टूर हमारे डिसाइड हो गए हैं। तो जैसे जैसे आप लोग हमको याद करेंगे, हम लोग हर बार आपके समक्ष आएंगे। तो बायती जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बायती जी। आपने अपना कीमती समय दिया, पुणे से आए, और हम ये मानते हैं कि हमारे दर्शकों को आपका बहुत अच्छे अनुभव का फ़ायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद बायती साहब, धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।